Hello everyone, welcome to the Historica. I am Rituja Taide and currently I am pursuing my masters in Department of Entomology and Agriculture Zoology in बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. So आज के सेशन में हम लोग एग्रीकल्चर का जो एग्जाम हुआ है ऑन 30th मार्च 2025 को एग्रीकल्चरल साइंस दैट वाज कोड वाज SCQP01. ये जो एग्जाम हुआ है इसका हम लोग आज एनालिसिस करेंगे. तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं. तो इस सेशन में हम क्या देखेंगे, इस सेशन में हम दो टॉपिक्स को टच करेंगे. फर्स्ट वन इज एग्रीकल्चरल साइंस, उसका एनालिसिस देखेंगे हम लोग. एंड सेकंड इज व्हाट टू डू नेक्स्ट. अब आप बोलेंगे मैम एग्जाम तो हो गई है, इसके बाद अब क्या करें. ठीक है, आप पढ़ाई छोड़ दे क्या, तो ऐसा नहीं करना है. आप एंड तक वीडियो देखिए और उसको आपको आंसर मिल जाएगा कि आगे क्या करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन. एंड यस, मैंने जो एग्रीकल्चर साइंस का जो एग्जाम हुआ था तो उसमें मैंने जो क्वेश्चंस थे उसको सेग्रीगेट कर दिया. लाइक स्टैटिस्टिक्स से कितने क्वेश्चंस थे एंड दिस इज स्टैटिस्टिक्स. देन एंटोमोलॉजी से कितने क्वेश्चंस थे, पैथोलॉजी से कितने क्वेश्चंस थे, कौन कौन से क्वेश्चंस थे. एंड यस, अगेन मैं बता दूं कि जितने क्वेश्चंस मेरे पास आए उन्हीं को मैं बस सेग्रीगेट कर पाई हूँ. जो बच्चों ने मुझे दिए, जो आप लोगों ने मुझे दिए हैं, उसी क्वेश्चंस को मैंने सेग्रीगेट करके इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, और उसके बाद क्या करना है ये भी हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो फर्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स में कौन कौन से क्वेश्चंस थे तो अब अभी हम देखते हैं. इसके पहले अगर आपने एमए बीएम का जो एग्जाम था, ठीक है, उसका भी एनालिसिस मैंने अपलोड किया है, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में. ठीक है, तो अभी हम एग्रीकल्चरल साइंस का देखते हैं. ओके, सो स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट क्वेश्चन वाज कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन. ठीक है, सो ये क्वेश्चन मैंने पहले बताया था आप लोगों को. अगर आपने स्टैटिस्टिक्स वाला मेरा लेक्चर देखा होगा तो ये क्वेश्चन वहीं से था. ठीक है, सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन -1 to +1. ये मैंने आपको तब बताया भी था कि स्टार्स पे आपको अच्छे से कवर करना, बिकॉज स्टार्स के क्वेश्चन आर वेरी इजी. ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन आए थे. देखिए, कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन -1 to +1. देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0. ठीक है, अब ये क्या है मैम, आप बोलेंगे ये क्या है, तो अब देखिए, प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी. ठीक है, अब पॉसिबिलिटी क्या, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, जो इवेंट हो ही नहीं सकता, जो इवेंट कभी ऑकर ही नहीं हो सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज 0. ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी काफी, आप में से काफी लोगों को ऐसे होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है. ठीक है, तो हम अभी देखते हैं. अगर मेरे पास कोई कॉइन है तो कॉइन को मैंने जैसे हम क्रिकेट में वो हेड्स और टेल वो बोलते हैं ना. ठीक है, सो उसमें क्या होगा, एक होता है हेड एंड वो एक होता है टेल. ठीक है, सो इसमें क्या है, हेड, अब देखिए सिर्फ दो है हमारे पास. ठीक है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50% एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी 50%. ठीक है, ये 50-50 हो गया. देन अगर आपके पास डाइस है, ठीक है, अगर आप जैसे लूडो खेलते हो, ठीक है, तो इसमें उसमें टोटल 6 साइड्स होते हैं. ठीक है, तो जब आप ऐसे उसको टॉस करते हो, ठीक है, तो उसमें कितना, उसमें हर 1 2 3 इतने टोटल 6 की, इसमें से किसी भी एक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो होगी 1/6, बिकॉज टोटल आर 6 इन नंबर. ठीक है, तो यहाँ पूछा है ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, जो इवेंट कभी हो ही नहीं सकता, तो उसकी पॉसिबिलिटी कुछ है ही नहीं, दैट मीन्स इट इज 0. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, दैट इज सीवी, इज अ यूनिटलेस मेजर. ये भी मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था. जो स्टैटिस्टिक्स वाले लेक्चर जिसने भी किया होगा उसमें मैंने प्रॉपरली ऐसे बताया था और उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि यूनिटलेस क्यों होता है. ठीक है, देन एग्रोनॉमी से कौन से क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट वाज फादर ऑफ एग्रोनॉमी. ठीक है, पीटी और डिक्रीसेंसी, ये तो आपको सभी को पता है. देन नेक्स्ट वाज सीआरए स्टेज कैन बी सीन इन विच ऑफ द क्रॉप. देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है. सीआरए स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, किसमें होता है, जस्ट अ सेकंड. सॉरी. ओके, सो सीआरआई स्टेज कैन बी सीन इन विच क्रॉप. ठीक है, सीआरआई स्टेज क्राउन रूट इनिशिएशन जो स्टेज है वो हमें किस में देखने मिलती है, वो देखने मिलती है हमें वीट में अप टू 21 डेज आफ्टर सोइंग. ठीक है, इसको DAS बोलते हैं हम लोग. ठीक है, इट इज 21 डेज आफ्टर सोइंग. जब वीट को 21 डेज हो जाते हैं सोइंग के बाद, तब हमें सीआरआई स्टेज दिखती है. देन इन हाउ मेनी क्रॉप्स डू लेग्यूम क्रॉप्स फिक्स N2O. ठीक है, लेग्यूम क्रॉप्स कितने दिन में N2O को फिक्स करता है, दैट इज 10 to 15 डेज. ओके, आई एम सो सॉरी, थोड़ा मुझे थोड़ा सा कोल्ड है, सो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा. ओके, देन नेक्स्ट इज पूसा जायंट इज अ वैरायटी ऑफ. ठीक है, पूसा जायंट ये पूछा गया था, इट इज अ वैरायटी ऑफ बरसिम. एंड अगेन पूसा जायंट ये वैरायटी पपैया की भी है. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपका आंसर रहेगा. ठीक है, सो आई थिंक ये ऑप्शन में बरसिम था, सो काफी लोगों ने राइट आंसर क्लिक किया हुआ, दैट वाज बरसिम. एंड अगेन पपैया की भी ये वैरायटी. देन पूसा सुगंधा 5 इज अ वैरायटी ऑफ, ये किसकी वैरायटी है, इट इज अ वैरायटी ऑफ राइस. देन सीड रेट ऑफ लेट सोइंग ऑफ वीट. ठीक है,
देखिए इसमें अर्ली सोइंग भी होता है, लेट सोइंग भी होता है एंड देन नॉर्मल सोइंग भी होता है, ठीक है। सो लेट सोइंग का क्या पूछा है, सीड रेट पूछा है, ठीक है। अगर हम लोग नॉर्मल की बात करें तो हम लोग कितना लेते हैं, 100, ठीक है। हम लोग 90 to 100 किलोग्राम पर हेक्टर लेते हैं। अब जब लेट सोइंग हमें करनी है तो हम क्या करेंगे, 25% एक्स्ट्रा उसमें सीड रेट रखेंगे, ठीक है। सो नॉर्मल सीड रेट इज 100, तो लेट सोइंग वाला कितना होगा, 100 का 100 में अगर 25% हम एक्स्ट्रा डाल दें तो कितना होगा, 125 किलोग्राम पर हेक्टर, ओके। देन नॉन सिलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड इज ग्लाइफोसेट, पैराक्वाट, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस थे, बट एज पर द स्टूडेंट्स मुझे ये मिला कि ग्लाइफोसेट एंड पैराक्वाट ये थी, ओके। देन नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर से क्वेश्चंस थे, ओके। सो पूसा मखमली, पूसा मखमली इज अ वैरायटी ऑफ, देखिए मैंने हॉर्टिकल्चर के लेक्चर में भी आपको बताया था कि वैरायटीज से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप वैरायटी करके जाइएगा, ठीक है। सो पूसा मखमली किसकी वैरायटी है, इट इज अ वैरायटी ऑफ ओकरा। देन पूसा रबी, ये आपकी टोमेटो की वैरायटी है। देन पूसा चीत की, ओके, इट वाज अ PYQ, ठीक है, ये PYQ है, मतलब कि ये पहले वाले लाइक अभी 2025 का हुआ ना, 2024 2023 में भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। आई थिंक हमारे टाइम पे भी ये आया था, पूछा चाहिए किसकी वैरायटी, इट इज अ वैरायटी ऑफ रेडिश। देन M27, M27 इज अ रूट स्टॉक ऑफ, ठीक है। M27 ये किसका रूट स्टॉक है, इट इज अ रूट स्टॉक ऑफ एप्पल, ओके। देन अगेन ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो इज कॉज ड्यू टू, ये भी मैंने फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आपको बताया था, ठीक है, क्या है इट इज ड्यू टू ऑक्सीजन डिफिशियंसी और इट इज ड्यू टू वेंटिलेशन डिफिशियंसी, ठीक है। अब देखिए इसमें आइदर आएगा ऑक्सीजन डिफिशियंसी या फिर वेंटिलेशन डिफिशियंसी, विच मीन्स कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिला अल्टीमेटली, मतलब कि ये ऑप्शन में नहीं था, मुझे बच्चों से पता चला कि वेंटिलेशन वाला ऑप्शन था, ठीक है। वेंटिलेशन मतलब कि अल्टीमेटली इट लीड्स टू द लाइक अगर ऑक्सीजन ना मिले, वेंटिलेशन ना हो तो हमें सफोकेशन होता है, दैट इज लीड्स टू द लाइक पोटैटो को भी सफोकेशन होता होगा, दैट विल लीड्स टू द ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो, ओके। सो क्या होगा, वेंटिलेशन डिफिशियंसी। देन नेक्स्ट इज अब इसमें प्रोपागेशन के मेथड्स भी पूछे गए थे, ठीक है। सो अब देखिए बेर में, बेर का प्रोपागेशन मेथड पूछा गया था, तो बेर का दो है, फर्स्ट इज रिंग बडिंग एंड सेकंड इज टी बडिंग, ठीक है। अब देखिए रिंग बडिंग में क्या होता है, अब देखिए प्रोपागेशन मतलब क्या है, प्रोपागेशन मतलब कि ऐसा कोई लाइक हम बोल सकते हैं कि ऐसा कोई प्लांट है या फिर ऐसा कोई ट्री है जिसको अगर हम सीड से ग्रो करें तो उसमें काफी साल लग जाता है, तो हम इससे बेटर क्या करते हैं, हम उसको प्रोपागेट करते हैं। लाइक प्रोपागेशन मीन्स हम उसका स्टेम यूज करेंगे, हम उसका लीफ यूज करेंगे, हम उसका रूट यूज करेंगे, हम उसका राइजोम यूज करेंगे, हम उसका सकर यूज करेंगे, ठीक है। किस लिए हम यूज करेंगे, टू ग्रो अ न्यू लाइक टू ग्रो अ न्यू ट्री और न्यू प्लांट, ठीक है। बट वो हम क्यों यूज करते हैं, लाइक उसमें टाइम कम लगता है, ठीक है। अगर हम सीड से उसको ग्रो करें तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। सो दिस इज इट। अगर बेर को भी हम लोग को प्लान करना है, ठीक है, बेर का ट्री आपने देखा होगा, लाइक पीपल का भी ट्री आपने देखा होगा, उसको ग्रो करने में बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगता है, एंड दैट्स व्हाई वी गो फॉर द लेयरिंग मेथड और एनी अदर प्रोपगेशन मेथड लाइक वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। सो दिस इज द बेर। तो बेर में क्या है, रिंग बडिंग एंड टी बडिंग, ठीक है। तो रिंग बडिंग मतलब क्या, हम लोग इसमें दो चीजें लेते हैं, ठीक है। एक होता है आपका सायन एंड सेकेंड इज आपका रूट स्टॉक, ठीक है। अब ये सायन और रूट स्टॉक क्या है, अब देखिए मान लीजिए ये आपका कंप्लीट ट्री है, ठीक है, ये आपका कंप्लीट ट्री है एंड देन ये आपका कंप्लीट ट्री है, ठीक है। तो उसमें जो ऑलरेडी यहाँ पे इनबिल्ट है, ठीक है, जो ऑलरेडी वहां पे है, या फिर ऐसे हम बोल सकते हैं कि उसमें जो लाइक जिसका हम रूट स्टॉक लाइक जिसका रूट हम यूज करते हैं, जिसका स्टेम यूज करते हैं आधा वाला, ठीक है, उसको हम रूट स्टॉक बोलते हैं, एंड देन जिसको आके हम लगाते हैं दैट इज नोन अ साइन। अब देखिए इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो रिंग वाला है, ये रिंग लाइक हम कहीं से दूसरे प्लांट से लाके मतलब ला रहे हैं, ठीक है। सो ये दूसरे प्लांट से ला रहे हैं, सो अल्टीमेटली इसे हम बोलेंगे रूट स्टॉक एंड इसे हम बोलेंगे सायन, ठीक है। सो अब इसको हमने क्या किया, इसको हमने पहले जगह करी, ठीक है। जो दूसरा सायन आएगा उसके लिए हमने जगह करी कि हाँ भाई हमको इतना थोड़ा चाहिए कि हाँ इसमें दूसरे ट्री का जो सायन है वो बैठ जाए, ठीक है। सो हमने इसको खाली किया, देन हम इसको इस पे लगाएंगे, ठीक है। हो सकता है ये जो सायन है इसमें कुछ रेजिस्टेंट वेरिएबिलिटी, कुछ रेजिस्टेंट वाली वैरायटी, कुछ रेजिस्टेंट वाला क्या बोल सकते हैं कैरेक्टर हो, ठीक है, कुछ और डिसीज रेजिस्टेंस वाला हो सकता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डिसीज के अगेंस्ट, या फिर हो सकता है कि वो हमें ज्यादा यील्ड दे सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। सो लाइक उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। सो बेर में क्या आएगा, रिंग बडिंग एंड टी बडिंग, ठीक है। अब टी बडिंग में क्या है, जैसे मैंने बोला कि ये क्या है, ये आपका रूट स्टॉक है, ओके। देन टी, टी क्यों बोला है इसे, क्योंकि हम इसमें टी मार्क करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे इंसिजन करेंगे और
ऐसे करेंगे एंड देन ऐसे करेंगे, ठीक है, तो वो खुल जाएगा। एंड आप देखिए ये इट इज ऑफ टी शेप, ठीक है, इसलिए हम इसे टी लाइक टी बडिंग बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर का जो है इसको हम निकाल देंगे एंड उसके ऊपर हम क्या करेंगे, जो दूसरे वाला ट्री है उसका साइन लाके हम इस पे लगा देंगे, ठीक है, एंड देन वी विल बाइंड इट लाइक दिस, ठीक है। सो अब ये वो साइन के साथ ये अपना बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो साइन की जो लाइक उनकी जो प्रॉपर्टीज है, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हमें एक्चुअल रूट स्टॉक में देखने को मिलेंगे। देन नेक्स्ट इज मैंगो। मैंगो में क्या दिखता है, हमें दिखता है मैंगो में विनर ग्राफ्टिंग, ओके। सो व्हाट इज विनर ग्राफ्टिंग? विनर ग्राफ्टिंग इज कि लाइक अब देखिए ये मान लीजिए ये ट्री है, अब देखिए ये साइड व्यू है, ठीक है, ये ट्री को हमने यहाँ से ऐसे कट किया है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टॉक मतलब कि रूट स्टॉक है, ठीक है। और ये दूसरे ट्री का, किसी दूसरे ट्री का हमने सायन लाया है एंड हमने प्रॉपर ऐसे कि जितना एडजस्टमेंट हो पाए, ठीक है। अब देखिए ये इतना हमने कट किया है तो इतना ही वहां पे हम लगाएंगे, ठीक है। सो इतना हम यहाँ से ये लाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे एंड देन हम उसे ऐसे लाइक उसको बाइंड कर देंगे एंड डैंटन एंड आवर ट्री इज रेडी, न्यू ट्री इज रेडी, ओके। सो देन जो हमारा पुराना वाला रूट स्टॉक है, नया वाला जो साइन है, उन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक मतलब कि कोएगुलेट करके हमको एक नया ट्री मिलेगा। देन नेक्स्ट इज नेक्स्ट पूछा था लीची में कौन सा प्रोपोगेशन मेथड होता है। लीची में क्या होता है, एयर लेयरिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्कोटिंग, ठीक है। सो ये थोड़ा सा अलग है, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक ट्री है एंड ये एक ट्री की ब्रांच है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, कोई भी एक ब्रांच को पकड़ते हैं एंड देन वी टेन टू वो जो ब्रांच है उसे हम लोग थोड़ा सा कट करते हैं, उसे थोड़ा सा इंज्योर करते हैं हम, ठीक है, स्टेम को थोड़ा सा वाउंड देंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा रूट लगाएंगे, ठीक है, जैसे हम इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका ब्राउन कलर का आप देख रहे हैं ना, ये हमने लगाया है, ठीक है, उस पर, तो उसे अदर हम लोग स्पैग्नम मॉस यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम पीट मॉस भी यूज कर सकते हैं, देन हम लोग सॉइल भी उसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। सो आप बोलोगे मैम ये क्यों लगाना है, ठीक है, बता दी हो, रुकिए, ठीक है। तो उस पर हमने लगा दिया एंड अगेन फ्रॉम 2 to 4 वीक्स, ठीक है, जब हमने लगाया उसके बाद 2 to 4 वीक्स के बाद उसमें देखिए कि जैसे आपको रूट्स दिख रहे हैं ना, ऐसे रूट्स आपको डेवलप करते हुए दिखेंगे, ठीक है। सो मान लीजिए 2 to 4 वीक्स के बाद हमको ऐसे रूट मिल गए, ठीक है। अब रूट मिल गए इसका मतलब क्या है कि वो एक नया पेड़ बन गया है, ठीक है, एक नया ट्री बन गया। तो हम क्या करेंगे, उसको हम लोग कट करेंगे एंड किसी नई जगह पे हम लोग उसे लगाएंगे, ठीक है, विच मीन्स, ठीक है, कि हम लाइक इस ट्री को, कंप्लीट ट्री को हमने ले लिया है एंड देन उससे हमने नया ट्री बना है, ठीक है। सो इट इज द एयर लेयरिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज द मार्कोटिंग, ठीक है, विच कैन बी सीन इन लीची, ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है। एंड देन ग्रेप, ग्रेप में क्या होता है, ग्रेप में होता है आपका हार्डवुड कटिंग, ठीक है। सो 3 टाइप से कटिंग्स होते हैं, ठीक है, एक होता है आपका सॉफ्टवुड कटिंग, एक होता है आपका सेमी हार्डवुड कटिंग एंड एक होता है आपका हार्डवुड कटिंग, ठीक है। हार्डवुड कटिंग का मतलब क्या है कि किसी स्टॉक को हमने लगाया, लाइक किसी ग्रेप ट्री को हमने लगाई है, ग्रेप इज द एग्जाम्पल, सो हमने ग्रेप को लगाया है, उसके बाद उसमें से कोई एक ब्रांच हम सिलेक्ट करेंगे, बट कौन सी वाली ब्रांच, जिसको 10 to 12 मंथ्स हो गए हैं लगा के, उसको हम लेंगे, ठीक है, उसको हमने लाइक ब्रेक कर दिया और यहाँ पे ऐसे लगा दिया है, दिस इज द हार्डवुड कटिंग, और इसी से हमारा ग्रेप जो है वो ग्रेप ट्री बन जाएगा, ओके। देन नेक्स्ट, ओके, देन नेक्स्ट इज वैरायटी मैचिंग, ठीक है, इसमें एप्पल की वैरायटी के लिए आया था, उसके बाद बेर की वैरायटी के लिए भी, मैंगो की वैरायटीज भी आपको पूछी गई थी। देन HACCP इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, आई डोंट नो द ऑप्शंस बट आई थिंक दिस वाज द करेक्ट आंसर, दैट इज हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, ठीक है, हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, विच वाज आई थिंक दिस वाज इन द ऑप्शन, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, ओके। देन नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स से क्या क्या क्वेश्चंस थे वो हम देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ RBI, ठीक है, अप्रैल फुल डे के दिन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ RBI हुआ था, ठीक है, दैट इज 1 अप्रैल 1935, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट भी नहीं हुआ था उसके पहले ही RBI की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ RBI, ओके। देन नेक्स्ट इज MG नरेगा या फिर मनरेगा, ठीक है, ये जो है ये आपका MABM 2025, ठीक है, जब जो मैंने एनालिसिस लिया था उसमें भी मैंने बताया था इसका फुल फॉर्म, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। MG नरेगा बोलो या फिर मनरेगा बोलो, ठीक है, पहले ये नरेगा था, उसके बाद M नरेगा ऐसे हुआ, ठीक है। देन ब्रेक इवन पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, इसका फॉर्मूला भी आपको आया था, विच इज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, ये ऐसे आएगा, ठीक है, फिक्स cost divided by selling price per unit minus variable cost per unit, selling price per unit minus variable cost per unit, variable
कॉस्ट पर यूनिट। ओके, सो दिस वाज द फॉर्मूला। ठीक है, क्या है ब्रेक इवन पॉइंट? फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ओके, द नेक्स्ट वाज प्लांट पैथोलॉजी। मुझे यार अनफॉर्चुनेटली एक ही क्वेश्चन मिला है प्लांट पैथोलॉजी से। आई डोंट नो कि और भी पूछे ही गए होंगे, बट बच्चों ने मुझे यही दिया है। ओके, सो एलिसा इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ वायरसेस। ठीक है, एलिसा आपको पूछा गया था, दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, ये किस लिए यूज किया जाता है? तो वायरसेस को डिटेक्ट करने के लिए ये यूज किया जाता है। ओके, द नेक्स्ट इज एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन के क्वेश्चंस आर फॉलोइंग। ठीक है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एरिस्टोटल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज स्पीकर स्पीच एंड ऑडियंस। ठीक है, एरिस्टोटल का क्या है मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन? स्पीकर स्पीच एंड ऑडियंस। ठीक है, ये पूछा गया था। देन एसएमसीआर मॉडल गिवन बाय बर्लो। ठीक है, ये भी आपसे पूछा गया था। एसएमसीआर मॉडल किसने दिया था? ये दिया था बर्लो ने। तो क्या क्या है? सोर्स, एनकोडर, मैसेज, चैनल, डिकोडर एंड रिसीवर। क्या क्या है? SMCR। ओके, SMC&R क्या है? सोर्स, एनकोडर, मैसेज, चैनल, डिकोडर एंड देन रिसीवर। ठीक है, एंड देन अगेन दिस वाज द क्वेश्चन आई थिंक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑडियो विजुअल एड। ठीक है, ऑडियो मतलब देखने वाला, विजुअल मतलब सुनने वाला, तो कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन वाज पपेट शो। ठीक है, जो हम देखते हैं और एंजॉय करते हैं। ठीक है, देखते भी है और सुनते भी है। देन पब्लिक एड्रेस सिस्टम, इसको छोड़ देते हैं। देन जामा, जामा भी हम जाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। तो सिनेमा एवरीवन नोज। ठीक है, एंड देन पब्लिक एड्रेस सिस्टम। ठीक है, दिस इज नॉट एन ऑडियो विजुअल एड। ठीक है, ये तो एक लाइक हम बोल सकते हैं कि सर्विस है जो कि मतलब कि पब्लिक को एड्रेस करना। ठीक है, दैट इज द सिस्टम। द नेक्स्ट इज प्लांट फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी से कुछ क्वेश्चंस थे, दैट इज फर्स्ट वन वाज डार्क रिएक्शन एंड आई थिंक ये ऑप्शंस थे आपके, आई डोंट नो एग्जैक्टली। ठीक है, सो फर्स्ट वाज कि डार्क रिएक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द डार्क रिएक्शन, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। सो फर्स्ट इज डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज डार्क मैन रिएक्शन, ये एक था। नेक्स्ट वाज CO2 इज फिक्स्ड इन द डार्क रिएक्शन, देन इट इज टेम्परेचर सेंसिटिव एंड नो नीड ऑफ लाइट। ठीक है, सो डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज डार्क मैन रिएक्शन, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, इसे क्या बोलते हैं हम? केल्विन बोलते हैं। ठीक है, then next is CO2 is fixed in dark reaction, this is true. It is temperature sensitive, this is also true. And no need of light, this is also true. I think dark reaction is also, ये तो correct incorrect है आपका। ठीक है, CO2 is fixed in the dark reaction, I think CO2 लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, राइट रिएक्शन में CO2 आता है, डार्क रिएक्शन में ऑक्सीजन फिक्स होगा। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट, इट इज अ टेम्परेचर सेंसिटिव। ठीक है, टेम्परेचर सेंसिटिव ये भी बात नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर सेंसिटिव वो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो डार्क में हो रहा है, तो लाइट का कुछ इशू ही नहीं है। एंड नो नीड ऑफ लाइट, आई थिंक द फोर्थ ऑप्शन इज ओनली करेक्ट। ठीक है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट ऑप्शंस। ठीक है, बट आई थिंक कि ये भी आपका फर्स्ट इज इनकरेक्ट, देन CO2 फिक्स हो जाता है, ये भी आपका इनकरेक्ट है। इट इज अ टेम्परेचर सेंसिटिव, आई थिंक दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, एंड नो नीड ऑफ लाइट, आई थिंक दिस इज ओनली द करेक्ट आंसर। देन फादर ऑफ फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स। ठीक है, स्टीफन हेल्स इज द फादर ऑफ फिजियोलॉजी। देन लाइट ड्यूरेशन नीडेड फॉर लॉन्ग डे प्लांट्स। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट एंड देन लॉन्ग डे प्लांट्स, वो क्या क्या लगता है। ठीक है, सो लॉन्ग डे प्लांट्स का क्या ऑप्शन होगा? मोर देन 12 to 14 आवर्स। देन स्टोमेटा रेगुलेशन। ठीक है, स्टोमेटा मतलब कि प्लांट का नोज, जैसे हम लोग को नोज होता है वैसे प्लांट को भी नोज होता है। ओके, सो स्टोमेटा रेगुलेशन is done by which elements? So क्या है? K plus, that is potassium, Ca twice plus means calcium and Cl minus means chlorine, that is potassium, calcium and chlorine, इनमें से कुछ भी एक आपका ऑप्शन में हो रहा, मतलब कि रहा होगा। ठीक है, तो स्टोमेटा रेगुलेशन इन तीनों से किया जाता है। देन गट्टेशन रिलेटेड स्टेटमेंट। ठीक है, गट्टेशन से कुछ रिलेटेड स्टेटमेंट्स थे। गट्टेशन मीन्स व्हाट? गट्टेशन मीन्स की कुछ एक वाटर लाइक सब्सटेंस या फिर वाटर ही एज इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स बाहर आना, दैट इज नोन एज गटेशन। ठीक है, क्या है? मीन्स लॉट्स ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स। ठीक है, फ्रॉम द एजेस ऑफ द टिप्स ऑफ द लीव्स यूजुअली ड्यूरिंग द नाइट। ठीक है, और द अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टिप से हो सकता है या फिर साइड से हो सकता है, कहीं से भी आपको जो ड्रॉपलेट्स है वो निकलेगा फ्रॉम द प्लांट, फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। ओके, दिस इज नोन एज द गट्टेशन। एंड देन ये कब होता है? आपके नाइट में हो जाएगा या फिर अर्ली मॉर्निंग में दिख सकता है। ओके, देन USLE इक्वेशन। ठीक है, USLE पिछली बार भी MABM में भी पूछा था, USLB से ही कुछ रिलेटेड क्वेश्चन था। एंड अगेन दिस इज ऑल्सो आस्क्ड इन द एग्रीकल्चर साइंस एग्जाम। सो USLE यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। ठीक है, इसमें क्या है? K फैक्टर क्या डिनोट करता है, ये आपको पूछा था। सो K फैक्टर डिनोट्स द इरोडेबिलिटी फैक्टर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज C/N रेशियो अप टू 15 सेंटीमीटर ऑफ एरेबल सॉइल।
ठीक है। जो 15 सेंटीमीटर तक जो सॉइल है एरेबल वाली जिससे हम लोग कल्टीवेट करते हैं, सो उसका C/N रेशियो कितना, दैट इज कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो कितना है, दैट इज 8:1 to 15:1, कितना है 8:1 to 15:1। दिस वाज योर आंसर। देन नेक्स्ट वाज न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू, ठीक है। तो ये कुछ कंपोनेंट्स है, सॉरी ये कुछ मटेरियल्स लाइक कंपाउंड्स है, इनके न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू आपको पूछे गए थे, ठीक है। सो आई डोंट नो किस में पूछे गए थे, बट हम पूरे डिस्कस करेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज CO कितना है 179%, कितना है 179। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH/2 136 है इसका। बेसिक स्लाइड दैट इज मिक्सचर ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम ऑक्साइड्स प्लस आयन, कितना है 5290 है इसका न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू। Then next was clay minerals and उसके CEC, that is I think cation exchange capacity which is denoted in the C mole kg और मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम। ओके, सो मोंटमोरिलाइट का कितना है 80 to 150 है, कैओलिनाइट का 3 to 15 है, इलाइट का 15 to 40 है, वर्मिक्यूलाइट का 100 to 150 है। मोंटमोरिलाइट आपका मिल जाएगा, आपका ब्लैक सॉइल में आपको मिलेगा, ठीक है। सो ये उनका CEC कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। देन नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी से कौन कौन से क्वेश्चन थे वो हम देखते हैं। ट्रिस्टेजा इज कॉज्ड बाय, ट्रिस्टेजा किससे कॉज होता है, सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस, ठीक है। ये एक वायरस है, ठीक है। अब आपको भी पता है कि वायरस देखा नहीं जाता है नेकेड आई से, ठीक है। ओके, सो इसमें क्या होता है, कोई इंसेक्ट उसको ले जाके, लाइक इंसेक्ट इज अ वेक्टर जो एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाएगा, ठीक है। सो इसमें ट्रिस्टेजा वायरस है, ये ऑब्वियस है कि इसको भी कोई वेक्टर लगेगा, ठीक है। लाइक अगर मैं हूँ, ठीक है, तो मेरे में क्या आएगा कि अगर मैं कहीं से यहाँ से कहीं और जा रही हूँ तो मेरे हाथ पे मान लो कि कोई एक मॉस्किटो है, ठीक है। सो वो अगर मैं यहाँ से महाराष्ट्र जा रही हूँ, सो वो मेरे साथ ही जाएगा, ठीक है। इट मीन्स मैं उसको यूपी से महाराष्ट्र ले जाऊंगी, ठीक है, विच मीन्स आई एम अ वेक्टर, ठीक है। सॉरी, यस आई एम अ वेक्टर, ठीक है, जो मैं उसको यहाँ से कहीं और ले जा रही हूँ। इट इज द सिमिलर वे, इन द सिमिलर वे एफिड जो है वायरस को यहाँ एक जगह से दूसरी जगह वो ले जाता है, ठीक है। मतलब कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक उसको ले जाता है एंड देन वायरस विल कॉज द डिसीज, ठीक है। सो इसमें क्या है, ट्रिस्टेजा वायरस इज कॉज्ड बाय सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस एंड उसका वेक्टर क्या है, इट्स वेक्टर इज एफिड दैट इज द टोक्सोप्टेरा सिट्रिसिडी, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है। अब देखिए कितना मासूम दिख रहा है, बट ये अपने उसको वायरस को ये ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। इट इज ब्लैक इन कलर, ठीक है। एंड देन दिस इज द कॉर्निकल्स उसके दिख रहे हैं, ठीक है। इससे वो हनीड्यू सिक्रेशन जाएगा, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, हनीड्यू सिक्रेट होता है इससे, ठीक है, कॉर्निकल्स से। ओके, देन वुली एफिड ऑफ एप्पल, ठीक है, इरियोसेमा लाइनिजेरम, ओके, ये भी मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। इसका आई थिंक इसका साइंटिफिक नेम आया था, ठीक है, दैट इज वुली एफिड ऑफ एप्पल। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इरियोसेमा लाइनिजेरम, एंड इसका पैरासिटोइड भी मैंने आपको बताया था, दैट इज एफिलिनस माली, ठीक है। देन डीपर डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट, ये भी आपका आया था, एंड कब आया था 1914 में आया था, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक बात भी पता होगा, DPPQS डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, जो कि आया था 1946 में, इट्स हेडक्वार्टर इज एट फरीदाबाद, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाज एपिरिकैनिया मेलानिलुका, ठीक है, जो कि ये है। ओके, इट इज द लार्वल पैरासिटोइड, ये भी आपको पूछा गया था, एपिरिकैनिया मेलानिलुका क्या है, ये है एक लार्वल पैरासिटोइड, विच मींस ये लार्वा के स्टेज को ये फीड करेगा। अगर किसी ने मेरा एंटोमोलॉजी का लेक्चर अगर देखा होगा, तो उसमें मैंने ये पूरा डिस्कस किया था, वो एफिलिनस माली हो गया, इरियोसेमा लानिजेरम, या फिर ये हो गया एपिरिकैनिया मेलानिलुका, ये सारा मैंने उसमें डिस्कस कर दिया था ऑलरेडी, ठीक है। और ये किसका है, किसके पैरासिटोइड है, ठीक है, ये है पायरिला का, ठीक है, पायरिला परपुसुला, किसमें आता है, ये आता है आपका शुगर कैन में, ठीक है। सो क्या था, ये पायरिला में आता है, एपिरिकैनिया मेलानिलुका, इट इज अ लार्वल पैरासिटोइड, ओके। द नेक्स्ट वाज एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से एक क्वेश्चन आया था, मतलब और भी आया होगा, आई डोंट नो, बट ये था स्पीड ऑफ विंडमिल इज मोर देन 14 किलोमीटर, कितना है, इट इज मोर देन 14 किलोमीटर पर आवर। देन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से ये क्वेश्चन आया था, आई थिंक सो, ठीक है, मैच द कॉलम एंड फर्स्ट ये देख लेते हैं, स्प्लिट जीन डिस्कवरी किसने किया था, स्प्लिट जीन डिस्कवरी वाज डन बाय फिलिप एलन शार्प, ठीक है, फिलिप एलन शार्प ने किया था, ठीक है। अगर किसने ये आंसर लगा तो इट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड आई थिंक स्टेट ये कॉलम वाइज भी क्वेश्चन था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ये मैंने थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। सो प्रोफेज में क्या होता है, अब देखिए इसमें क्रोमोसोम्स लाइन अप एट द सेंटर ऑफ द इक्वेटर, ठीक है, ये मेटाफेज में आ जाएगा आपका। देन न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर एंड स्पिंडल फॉर्म्स, ठीक है, डिसअपियर मतलब कि प्रोफेज में आ जाएगा। देन क्रोमैटिड सेपरेट एंड मूव टू द अपोजिट पोल्स, ये आएगा आपका एनाफेज में। एंड टेलोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर्स, ठीक है, रीअपियर्स एंड क्रोमोसोम्स अनकॉइल, ठीक है। ओके, सो प्रोफेज में क्या आएगा कि
न्यूक्लियस जो है, मतलब कि न्यूक्लियर एनवोलप जो है, और जो बाकी के सारे जो सेल ऑर्गेनल्स है वो सारे डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो क्रोमोजोम्स है वो लाइन अप हो जाएंगे, ठीक है। क्रोमोजोम्स ये इस स्टेज पे हम लोग, लाइक अगर हमें स्टेज की स्टडी करनी है, सो क्रोमोजोम को कंसिडर किया जाता है, इट इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी, ठीक है। देन एनाफेज में क्या हो जाएगा कि क्रोमोजोम्स ऐसे लाइन से लगे हैं, ठीक है, ऐसे करके, जस्ट वेट आई विल शो यू, ओके, जस्ट वेट, ऐसे करके लगे हैं, ओके। एंड देन वो फिर वो सेपरेट हो जाता है ऐसे करके एनाफेज स्टेज में। एंड देन टेलोफेज फेज में क्या होता है कि न्यूक्लियर एनवलप और जो बाकी के सेल ऑर्गेनल्स है वो रीअपियर हो जाता है, ठीक है। इट इज द सेल डिवीजन, ये पूरा सेल डिवीजन का पार्ट है, ओके। नेक्स्ट इज, अब देखिए इतने ही मुझे क्वेश्चंस मिल पाए हैं, इसके बाद भी अगर आपके पास कुछ हो तो प्लीज शेयर मी, ठीक है, उसमें भी हम लोग एनालिसिस कर लेंगे। देन अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि इसके बाद क्या करना है, एक क्वेश्चन मार्क था कि पढ़ाई छोड़ दे, सो नो, आपको पढ़ाई अभी छोड़ना नहीं है, अभी तो बहुत लंबा आपको जाना है, ठीक है। सो व्हाट्स नेक्स्ट, आगे देखते हैं। सो अब देखिए, जस्ट लेट मी चेंज द पेन कलर, ओके। सो अब देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। अगर किसी को रिसर्च में जाना है, किसी को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या फिर एंटोमोलॉजी, लाइक किसी भी रिसर्च में, लाइक एंटोमोलॉजी है, पैथोलॉजी है, एग्रोनॉमी है, ठीक है, आपका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, आपका स्टैटिस्टिक्स है, आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपको उस सब्जेक्ट के थ्रू अगर कुछ अच्छा, कुछ मतलब इंटरेस्टिंग अगर आपको लगता है, ठीक है, तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी बहुत सारे हैं, आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो हम ऑप्शंस को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट इज जीआरएफ, ठीक है। अब देखिए जीआरएफ की डेट आ गई विच इज 3 जुलाई, ठीक है, विच इज 3 जुलाई, ओके। सो आपके पास अभी भी टाइम है, ठीक है, अभी अप्रैल चल रहा है, ठीक है, अप्रैल मई जून, यू हैव 3 months इन योर हैंड, ठीक है। एंड 3 जुलाई को एग्जाम होने वाली है, ठीक है। सो उसमें से, इसमें क्या होता है जीआरएफ में कि कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप चूज करते हैं कि लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्रोनॉमी, ठीक है, सो आपने एग्रोनॉमी सिलेक्ट किया है, सो आप उसी के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं, मतलब कि उसी का आप स्टडी करेंगे, उसी के थ्रू जीआरएफ का आप एग्जाम देंगे, ठीक है। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू रैंकिंग एंड ऑल आपको ऑल इंडिया में कहीं भी एडमिशन मिलेगा। प्रायर टू दैट आपकी रैंकिंग अच्छी चाहिए, आपको मार्क्स अच्छे चाहिए, ठीक है। एंड उसके साथ उसमें स्कॉलरशिप भी मिलती है, ये मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगी, ठीक है। सो जीआरएफ पर स्टॉप करते हैं और उसके बाद आगे के ऑप्शन हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। सो सेंट्रल लेवल पे आपके पास क्या क्या अभी ऑप्शन है। आईबीपीएस एसओ दैट इज एएफओ अभी ही रिजल्ट आया है हाल ही में, आपको भी पता होगा, दैट इज एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, ठीक है। सो ये लेता है आपका आईबीपीएस, ठीक है, आईबीपीएस एसओ से बोलते हैं। एंड देन अगेन आईबीपीएस पीओ का भी एक ऑप्शन होता है, ठीक है। अब इन दोनों में थोड़ा सा मैं डिफरेंस बताना चाहूंगी कि जो आईबीपीएस एसओ होता है एंड आईबीपीएस पीओ होता है, इन दोनों में प्रीलिम्स तो सेम होता है, लाइक अगर आप एसओ देखिए, आप पीओ देखिए, तो प्रीलिम्स सेम होता है आपका, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, ठीक है, उसमें प्रीलिम्स सेम आ जाएगा। एंड बट आईबीपीएस एसओ की अगर आप बात करेंगे तो इसमें मेंस जो है, मेंस आपका दिखेगा एग्रीकल्चर में, ठीक है, 60 मार्क्स का एग्रीकल्चर आता है। एंड ऑल आर ऑप्शनल्स, लाइक ऑब्जेक्टिव तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, मतलब कि आपका प्री हो जाएगा क्वांट, मेंस एंड क्वांट, रीजनिंग एंड देन इंग्लिश। देन आईबीपीएस एसओ में सेम अगेन आपका मेंस हो जाएगा एग्रीकल्चर विच इज ऑफ 60 मार्क्स, जिसमें पूरा आपका एग्रीकल्चर पूछेगा। एंड देन इंटरव्यू, इट इज द लास्ट पार्ट, ठीक है। सो अभी अभी उसका रिजल्ट आया, काफी लोगों का सिलेक्शन हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम, ठीक है। सो दिस इज इट। एंड देन अगर आप आईबीपीएस पीओ की बात पूछते हैं तो इसमें, ठीक है, आईबीपीएस एसओ में सिर्फ हम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाले एलिजिबल होते हैं, बट आईबीपीएस पीओ में आप जनरल लोगों से भी फाइट करोगे, मतलब कि जिन्होंने लाइक बीकॉम भी किया है, जो भी अगर अलग बैकग्राउंड से है, ठीक है, वो भी दे सकते हैं, ओके। सो इसमें क्या होता है, प्री आपका क्वांट, मेंस क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, ये तो होता है। मेंस में सेम आपको क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश ही पूछते हैं, बट इट इज ऑफ द थोड़ा सा हाई लेवल होता है एज कम्पेयर टू प्री, ठीक है, आईबीपीएस पीओ का। लाइक अगर आप आईबीपीएस एसओ और आईबीपीएस पीओ का प्री की बात करेंगे तो दोनों का प्री, मतलब कि पीओ का प्री थोड़ा सा हाई लेवल होता है एज कम्पेयर टू आईबीपीएस एसओ, ठीक है। उसके बाद अगर आप आईबीपीएस पीओ की मेंस की बात करेंगे, वो और थोड़ा सा हाई होता है, ठीक है। इसमें टाइम लिमिट भी होता है कि हाँ आपको इतना, मतलब इतना ही आपको टाइम दिया जाएगा। सो इट इज लाइक थोड़ा सा टफ होता है, बट स्टिल यू कैन ट्राई इट, ठीक है। लास्ट में इसका एज यूजुअल इंटरव्यू होता है। देन एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई की भी वैकेंसी अभी आ रही है, ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं सब लोग की आने वाली है, सो उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज इफको, ठीक है, इफको भी वैकेंसी हर साल आती है, ठीक है, हर साल आती है। इस बार भी अभी फॉर्म्स आए थे, अपडेट हालांकि हो गए, लाइक मुझे लगता है होली के टाइम तक ही कुछ तो था उसका लास्ट डेट, ठीक है। इफ आप नहीं अप्लाई किए हो तो नेक्स्ट ईयर आपके पास चांस है। देन क्रिप्को है, उसके बाद आपके पास नबार्ड है, नबार्ड भी आप दे सकते हैं, ओके। एंड देन अदर
सेंट्रल एंड स्टेट एग्जाम्स, ठीक है, जो आपके सेंट्रल वाले जो है वो तो मैंने ऑलमोस्ट बता दिए है, ठीक है, और भी कुछ होंगे। उसके बाद आपके स्टेट एग्जाम जो है उसको भी हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा थोड़ा सा डायरेक्शन को चेंज करते हुए हम मास्टर्स की तरफ फोकस करेंगे, ठीक है। सो उसमें आपको दो मतलब कि दो चीज़ें हैं। अगर आप जेआरएफ से जा सकते हैं, ठीक है, मास्टर्स में सीयूटी पीजी से भी आप जा सकते हैं, बट सीयूटी पीजी का एग्जाम अभी हो गया है, ठीक है, सीयूटी पीजी का एग्जाम इट इज़ डन, ठीक है, अभी जेआरएफ बचा है, एंड आपके स्टेट एंट्रेंस भी कभी कभी कुछ कुछ बचे हैं, ठीक है। सो जेआरएफ में आप देखिए, जेआरएफ में क्या क्या है, आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे कि लाइक आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी रही तो आपको 12,650 पर मंथ आपको मिलेगा पूरे 2 साल, ठीक है, जेआरएफ में, ठीक है। सो जिसको भी एमएससी करना है, आई विल लाइक हाईली आई विल हाईली रिकमेंड कि आप जेआरएफ के थ्रू जाइए, ठीक है। सीयूटी तो आपने दे दिया है, बट स्टिल जेआरएफ के अभी फॉर्म्स आए नहीं है, बट जस्ट डेट आई है 3 जुलाई, आपके पास इनफ टाइम है, सो उसकी प्रिपरेशन आप कीजिए, ठीक है। और आपको ऑल ओवर द इंडिया मतलब अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिलेगा, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, और हाँ, जेआरएफ के थ्रू आपको बीएचयू में भी एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। सीयूटी वाले जो बच्चे हैं वो भी आते हैं, जेआरएफ के थ्रू भी बच्चे आते हैं, बट इनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, बट जेआरएफ वालों को स्कॉलरशिप मिलता है। ब्रार बस कंडीशन है कि आपकी रैंक अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इसको नॉन जेआरएफ भी मिलता है कुछ, आई थिंक 5 to 6,000 कुछ तो मिलता है, ठीक है, और वो भी कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही मिलता है, ओके। सो बस इसमें थोड़ा कंडीशन है कि आपको रैंक अच्छी चाहिए, ठीक है। बट अगर आपको मतलब कि रैंक अच्छी भी नहीं रही, ठीक है, फिर भी आपको जेआरएफ के थ्रू एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है, इतना ये नहीं है, ठीक है। सो आप आई हाईली रिकमेंड कि आप बस जेआरएफ का प्रिपरेशन कीजिए, ओके। देन स्टेट एंट्रेंस एग्जाम लाइक यूपी में यूपी कैडेट आपका होता है, देन महाराष्ट्र में हमारे यहाँ एमसीएआर का एग्जाम होता है, एमपी में पीईटी का एग्जाम होता है, ऐसे ही लाइक राजस्थान में, लाइक ऑल भी अदर स्टेट्स में जो आप स्टेट एग्जाम है उसके भी थ्रू आप उस स्टेट में मास्टर्स के लिए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब देखिए बाकी स्टेट एग्जाम हम बात कर रहे थे उस टाइम पे कम्पिटिटिव वाले में, ठीक है। सो हम महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और भी कुछ स्टेट्स है जिसमें वैकेंसीज आई है या फिर आ रही है, ठीक है। हरियाणा में एडीयू, एचडीयू ऐसे करके बहुत सारी वैकेंसीज आती है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम देखते हैं, महाराष्ट्र में अभी अभी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर दैट इज आरएफओ, इसका वैकेंसी आया है टू एमपीएससी, ठीक है। सो आप अप्लाई कर सकते हैं, आई थिंक 17 अप्रैल इज द लास्ट डेट, ठीक है। सो जिसको भी इंटरेस्ट हो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन सेकंड इज स्टेट पीसीएस, ठीक है, एग्री एमपीएससी, ठीक है। आप जो भी महाराष्ट्र से उन सभी को पता होगा कि एग्री एमपीएससी का लाइक बहुत ज्यादा है महाराष्ट्र में, ठीक है। देन अगेन एग्रीकल्चर असिस्टेंट है, ग्राम सेवक है, एमपीएससी, ये जनरल पीसीएस है आपका, ठीक है, इसके थ्रू आप जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एमपी में एफएसओ की अभी करंटली पोस्ट आई है, देन एमपी आरईओ, आरएचओ इसकी भी आपके एमपी में पोस्ट आई है, एमपी पीएससी आप ये सब दे सकते हैं। देन राजस्थान में आरपीएससी की पोस्ट भी आई है, उत्तर प्रदेश में यूपी पीएससी है, एसटीओ है, ठीक है, इसके थ्रू आप जा सकते हैं। प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर भी है, ठीक है, तो आप ये भी सारा फिल कर सकते हैं। देन बिहार में एसटीओ बीए दैट इज बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर, बिहार हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, ये भी बिहार में काफी वैकेंसीज आती है, ठीक है। सो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कट ऑफ, एंड उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, वो क्वेश्चन का आंसर भी मैंने दे दिया कि अभी इसके बाद आगे क्या करना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द माई लेक्चर, ओके। एंड देन अब आप बोलोगे मैम ये सब तो हो गया, अब कट ऑफ का क्या, ठीक है। तो कट ऑफ के लिए एज इट इज ऑलरेडी रिटन दैट स्टे ट्यून फॉर द कट ऑफ वीडियो, ठीक है। हम जल्दी लेके आएंगे कट ऑफ वाला वीडियो कि कितनी कट ऑफ रहेगी, बट तब तक आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। आप आइदर कम्पिटिटिव के लिए प्रिपरेशन करें या आइदर आप मास्टर्स के लिए प्रिपरेशन करें, ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आप जेआरएफ के लिए पक्का आप लाइक प्रिपरेशन कीजिए, जिनको भी मास्टर्स करना है, इट विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। एंड उसके बाद बाकी कट ऑफ तो हम तो लेके ही आएंगे यार, मैं कहीं नहीं जाने वाली, आई नॉट फॉरगेट, ओके। सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, ठीक है। और आपके जो भी कुछ क्वेरीज है वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।